बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे विद मियाँ हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का ज़माना जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता ज़माना है। यहाँ कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। भारत ने बड़े एहतमाम के साथ बताया कि हमारा कोई जहाज़ नहीं गिरा, और इशारों कनायों में एक जहाज़ की गिरने की उन्होंने तस्दीक की, वो भी इशारों कनायों में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आम हो चुकी है, और अब पाकिस्तान ने जो है ये भी निशानदेही कर दी है कि आपके जहाज़ कहाँ कहाँ गिरे थे और आपके पायलट्स जो हैं वो किन किन हॉस्पिटल्स में मुंतकल किए गए थे। सबसे पहले तो एक भारतीय त्यारा अनंतनाग के इलाका में गिरकर तबाह हुआ, और इसके पायलट के हलाकत की इतला है। दूसरा त्यारा बामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और इसके पायलट श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा तैयारा जो है वो पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ और इसके पायलट जो है वो श्रीनगर अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में मुंतकिल किए गए। एक लड़ाका तैयारा पंथाल रामसो जिला रामबिन में तबाह हुआ और आर्मी अस्पताल उधमपुर में इसके पायलट को मुंतकिल किया गया। एक तैयारा बरदों कलां तहसील अखनौर में जो है वो गिरकर तबाह हुआ। तो पाकिस्तान ने सबूत भी फराहम कर दिए, मलबा भी दिखा दिया है कि, और ये भी बता दिया है कि पायलट्स जो है उनको कहाँ कहाँ मुंतकिल किया गया और किसके साथ क्या हुआ। अच्छा, इसके अलावा आज हम एक और अहम इश्यूज पर बात करेंगे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंच गए और उन्होंने 142 बिलियन डॉलर का तारीख का सबसे बड़ा सऊदी अरब के साथ जो है वो दफाई सौदे बेचने का माहदा किया है। दफाई आलात बेचने के लिए सऊदी अरब से 142 बिलियन डॉलर का सौदा किया है। वो इस बार अपनी रवायात से हटकर मिडल ईस्ट पहुंचे हैं। इससे कबल जितने भी प्रेसिडेंट मुंतखब होते थे वो सबसे पहले यूके या कनाडा या इस तरह के किसी और मगरबी मुल्क का दौरा करते थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रवायात से हटकर इस बार जो है वो मिडल ईस्ट को चुना है और वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। अब वो मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे, कतर भी जाएंगे, और जो है उनके शाहाना इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो अरूज पर हैं। साथ ही बड़े बड़े माहदे भी किए जाएंगे और वो ऐसे लगता है जैसे कि मिडल ईस्ट से काफ़ी बड़ी रकम जो है वो इकट्ठी करके ले जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम इशू जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे वो है कि इंडिया के वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने कहा कि मसला कश्मीर दो तरफा मसला है और इसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। जबकि इस हवाले से जो है अमेरिका ने सालसी की पेशकश की थी और भी काफ़ी ममालिक ने जो है इस इशू को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करने और सालसी की बात की थी, लेकिन भारत जो है वो किसी सालसी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और वो चाहता है कि ये मामला दोनों मुल्कों के दरमियान ही हल हो, जो कि ना हल होने वाली बात है। इसके अलावा जो सिंध तास माहिदा की मौतली के हवाले से भी उनके तर्जमान ने कहा है कि जी हम उस वक़्त तक ये माहिदा बहाल नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान जो है उस पर एतबार ना आ जाए और वो सरहद पार से दहशत गर्दी के बारे में हमें जो है मुकम्मल यकीन दहानी ये ना करवा दे। इन तमाम तर इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया नगार हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी शाफिया जमील साहबा, सोशो इकनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिक्स की माहिर हैं, कॉमर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। वेलकम टू द शो। आगाज़ हम करेंगे फ़ारूक बंगई साहब से। जी फ़ारूक बंगई साहब, अब तो पाकिस्तान ने जो है वो एक एक चीज़ की निशानदेही कर दी है। अभी भी भारत अगर ये कहे कि नहीं जी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या कहा जा सकता है। और दूसरा, कल भी हमने इस पर बात की थी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या जंग में किसका क्या नुकसान हुआ, कोई थर्ड पार्टी भी इसमें ऑडिट करती है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह साहब जंग जो है वो जंग है। अच्छा जी। और यही कहते हैं सबको जायज़ है, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और दूसरे को जो है ना आपने शिकस्त देनी है जी।
कुछ दो किस्म की जंगी होती है। एक वो जंग होती है जो आप वो लड़ते हैं, जारहियत करते हैं। अच्छा जी। और एक उसमें डिफेंसिव पोस्चर होता है आपका, जी। कि आप अपनी दिफा करते हैं और रिटिलिएट करते हैं, जवाब देते हैं। ये जो रिटिलिएशन है, जवाब देना है, जारहियत को रोकने वाली जंग होती है। ये शहरियों के दिफा और प्राइड के लिए लड़ी जाती है जी। लड़ती तो मुसल्लह अफवाज है, लेकिन उसका मकसद होता है शहरियों का दिफा और प्राइड। हमने शहरियों के दिफा और प्राइड की जंग लड़ी है। ठीक। इंडिया का जो स्टाइल है वो शुरू से जो झूठ पर मबनी है। पहला तो जिसकी वजह से जंग शुरू हुई है उसने अभी तक कोई एविडेंस, टेक्निकल या इंटेलिजेंस एविडेंस नहीं दिया है जी। और डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको जबरदस्त शिकस्त हुई है अभी भी। और अभी ओपन हो गया कि जी वो एविडेंस नहीं था, विदाउट एविडेंस उसने जंग शुरू की। अच्छा खान साहब, एक और बड़ी अहम बात है कि इंडिया झूठ पर झूठ बोले जा रहा है और पता नहीं वो बेनकाब भी हो रहा है। हर चीज़ में जो है वो दुनिया में उसकी रसवाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतहाई डटाई के साथ ना सिर्फ उनके वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बल्कि नीचे तक तमाम लोग उसी तरह डटाई के साथ जो है वो झूठ बोले जा रहे हैं। मियां साहब, वो झूठ वहां से सिर्फ हुकूमत नहीं, वहां का मीडिया भी ये इज्तिमाई झूठ बोल रहे हैं। हाँ। पहले मैंने चंद दिन पहले कहा था ना, झूठों की नानी, ये तो परनानी साबित हो गए। सही। अच्छा, ये और मोदी जो है वो तो परदादा है झूठों का। अब ये चीज है कि अब झूठ पे झूठ वो जो बोल रहा है कि ये हो गया नुकसान है, हर मुल्क को पता होता है मेरा कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ये है कि अपनी कौम को बताने के लिए, एक दफा फिर मिस लीड करने के लिए, मिस गाइड करने के लिए वो क्या करता है कि वो बताता है कि जी मैंने ये बेसिस के बताता है पाकिस्तान का ये बेसिस, और उसका भी कोई खास एविडेंस नहीं है, नुकसानात का नहीं बता सकते। लेकिन पाकिस्तान ने जो बताया है ये तो मुकम्मल तौर पे जैसा कि आपने फरमाया, उनको बताया कहाँ गिरा है, मुकाम बताया है, जहाज बताया, पायलट भी बताया है जी। इसका मतलब ये है कि उनको पता नहीं है कि हम गिराते भी हैं और पीछा भी करते हैं। अब अगर हम इजाजत दे दें तो उस पायलटों की इयादत भी कर लेंगे। इयादत के लिए भी जैसे इजाजत दे सिर्फ हमें, ठीक ठीक। हाँ, तो बता देंगे किस किस बेड पे पड़ा है, बेड नंबर भी बता देंगे। फिर जब हम वहां जाएंगे, इन्हों के हबी से हम बेड नंबर बताए, वहां जाए तो किसी और बेड पे पड़ा हो या उसका गायब किया हो। ठीक। ऐसी जहां तक थर्ड पार्टी का बॉडी का असेसमेंट रिपोर्टें आ जाती है, कई इदारे हैं गवर्नमेंट ने ना, इंटरनेशनल इदारे हैं वो करते हैं असेसमेंट, लेकिन वो है कि वो ह्यूमन लॉस और फिर इकोनॉमिक लॉस के बारे में करते हैं। पोजीशन मेरे ख्याल में वो इतना नहीं करते क्योंकि वहां तक जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन जो जिसके तैयारे गिरे हैं उसको पता होना चाहिए कि मेरे तैयारे गिरे हैं और खामोशी से वो एक्सेप्ट करे इस चीज को। ठीक ठीक। अच्छा चलें बंगी साहब, आपकी तरफ दोबारा आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाफिया जमील साहबा। जी शाफिया, चूँकि इंडिया की बात हो रही है तो हम इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं। ये बताइएगा कि दो मुल्कों में, बाकी तो किसी ने खुलकर इंडिया की मदद नहीं की और इस बार उन्हें सफारती सतह पर भी जो है बहुत नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन इसराइल इंडिया के साथ बदस्तूर जो है वो डट के जम के खड़ा था और दोनों मुल्कों की सिमिलरिटी भी बड़ी है। दोनों, वो गज़ा पर कब्ज़ा करना चाहता है, इंडिया कश्मीर पर कब्ज़ा करना चाहता है, और दोनों के जो है वो स्ट्रेटजी भी एक जैसी होती है। आज़ाद और उनका साजो सामान जो है उसकी भी शेयरिंग होती है, और उसके अलावा जो जुल्म व सितम और नहत्ते लोगों पर वो एक्शन करते हैं वो भी तकरीबन एक जैसा ही होता है। क्या कहेंगी आपकी इस बारे में, क्या रिसर्च है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता। सबसे पहले तो ये कि जो इसराइल और इंडिया है, इन दोनों की स्ट्रेटजी तो सेम है, लेकिन इनकी एक आइडियोलॉजी है वो भी सेम है। जी। बेसिकली टेररिस्ट वो डेफिनेटली होता है जो कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल धमकी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करता है गैर कानूनी तशद्दुद के साथ। जी। तो ये अगर देखा जाए तो मोदी और जो नेतन्याहू है, दोनों में ये दोनों सिमिलैरिटी शदीद है। जी। दूसरी कि इन्होंने सिविलियंस के अगेंस्ट जो अपने एक्शन हैं वो किए। नेतन्याहू ने भी वही काम किया, मोदी साहब ने भी वही काम किया। दोनों फैशिस्ट हैं, नंबर वन, दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। जी। और दोनों का मकसद एक है, लैंड ग्रैबिंग। अगर हम लैंड ग्रैब की बात करें तो वो सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि वो एक बहुत ज्यादा डीपली पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो मसला है वो है। जी।
और यही लैंड ग्रैबिंग आगे चल के अगर आप देखें तो भारत ने एक कॉन्सेप्ट दिया अखंड भारत का, जी ठीक है, जिसके अंदर आपका ये पाकिस्तान, नेपाल, ये सब जो इसकी हाँ, आप भूटान, कहने की रियासतें श्रीलंका, ये हैं, सारे, बांग्लादेश जी हो गया, भूटान बांग्लादेश, हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, तिब्बत, हाँ ये आ गया। और दूसरी तरफ इसराइल ने एक कॉन्सेप्ट दिया द ग्रेटर इसराइल, जी जिसके अंदर डेफिनेटली शाम का इलाका, सीरिया का इलाका, जॉर्डन का इलाका, इजिप्ट का इलाका, गजा की पूरी लाइन आ गई, ठीक है। तो फिर इन दोनों के अंदर आप सिमिलैरिटीज देखें, इनकी आइडियोलॉजी भी सेम है, इनकी पॉलिटिकल एक जो स्ट्रेटेजी है वो सेम है, इकोनॉमिक रिसोर्स को जो इन्होंने कंट्रोल करने की एक लालच कह लें, एक ग्रीडीनेस कह लें, वो इन लोगों की सेम है। तो डेफिनेटली जो वॉर होती है बकायदा जी वो फंडेड होती है थर्ड पार्टी की तरफ से, जो लोग इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, आर्म्स ट्रेडिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं। तो फिर डेफिनेटली आप देखें वर्ल्ड वाइड देख लें या हिस्टोरिकली अगर आप देख लें तो ये लोग रिकवरी को भी स्पॉन्सर करते हैं और जो जंगे हैं वो जनरेट भी करते हैं, क्योंकि इनके पास वॉर के लिए असला देने लेने के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। तो मेरे ख्याल से तो ये फुली फंडेड होता है। ठीक ठीक। अच्छा, ये अपनी जगह पर है, ये फुली फंडेड होते हैं और ज़ाहिर है आलमी सियासत का भी एक रुख होता है और बैनुल-अक़वामी ताकतें जो हैं वो भी अपने मामलात को जो है वो किसी न किसी पलड़े में डालकर अपने मुफादात हासिल करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये बताइएगा कि ये किस हद तक जो है दोनों मुल्क अपने अज़ाइम में कामयाब हो सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए, जो दूसरी तरफ जो उसका मामला था गजा वाला, तो हाँ नेतन्याहू का मुकाबला ये था कि इस तरफ किसी सुपर पावर से नहीं हुआ था, ठीक है। अब तो इंडिया को भी पता चल गया ना कि जिसको वो इतना अंडर एस्टिमेट समझता था जिस कंट्री को, उसे तो हमने माशाल्लाह से 5 घंटों के अंदर सारे चांद, सूरज, सितारे सब कुछ दिखा दिया था, ठीक है। और डेफिनेटली प्राउड करना चाहिए कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग निकली और पाकिस्तान की एक जो इमेज है वो बिल्कुल एक फ्लिप उसने लिया कि उसकी आर्मी ऐसी है, स्पेशली एयरफोर्स उसकी माशाल्लाह से इतनी है। तो दूसरी तरफ ये कि नेतन्याहू वाला या गजा वाली जो साइड थी वो भी एक पूरा झूठ था जी, कोई एविडेंस वो लोग प्रोवाइड नहीं कर सके। इसी तरह इंडिया को अगर आप देखें तो कोई एविडेंस वो प्रोवाइड नहीं कर सका कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया है। पाकिस्तान का जो रिएक्शन था वो डिफेंसिव था, हमने अपने डिफेंस में किया। और अगर आप इसे इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो यस, पाकिस्तान की जीत हुई है। इंडिया बिल्कुल बहुत बुरी तरह आप दुरुस्त हारा है। कहती हैं, आप दुरुस्त कहती हैं। मेरा जो सवाल था वो ये था कि दोनों मालिक जो हैं इंडिया और इसराइल, वो एक ख़ास अज़ाइम के लिए जो है वो काम कर रही हैं और दोनों जो है वो जिस तरह आपने कहा कि एक ग्रेटर इसराइल और दूसरा जो है वो अखंड भारत का ख्वाब देख रहा है। तो क्या आप क्या समझती हैं कि इसमें ये कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते? इनकी अब पोजीशन क्या है, मुस्तकबिल में क्या हो सकती है? ग्रेटर इसराइल तो मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने अचीव कर रहे हैं जो भी मकासद है। अच्छा जी, ठीक है। लेकिन जो अखंड भारत वाला है तो डेफिनेटली हमारा स्ट्रॉन्ग कंट्री है और हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से, तो वो उसके अगेंस्ट डटी पड़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने मकासद इतनी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो। ठीक। लेकिन जो इसराइल वाली साइड है, डेफिनेटली ग्लोबल पावर्स उधर भी उनकी हमायत कर रही हैं और वो काफी हद तक कामयाब भी होते जा रहे हैं जी। अच्छा, इसमें एक और बात जो है वो हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस वक्त जो इंडिया अखंड भारत की बात किया करता था, लेकिन उसके सारे जितने हमसाये थे वो पहले तो बड़े ज़ेरे असर थे, मसलन भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। पाकिस्तान तो कभी भी नहीं रहा, बल्कि हमेशा पाकिस्तान से मुकाबला रहा इंडिया का। तो अब तो देखें अफगानिस्तान में भी उस तरह का उसका असर और सूख नहीं रहा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने तो अपनी बालादस्ती साबित कर दी है, बांग्लादेश उसके हाथ से निकल गया है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका सारे ममालिक उसके हाथ से निकल गए हैं। तो अब इंडिया कहाँ खड़ा है? डेफिनेटली बात ये है कि देखें, अगर ये जो ममालिक हैं अगर इसके हाथ से निकलते भी हैं तो ये फिर आपको भी पता है कि बहुत सी ग्लोबल पावर्स ऐसी हैं जो इसके पीछे खड़ा है। इस ग्लोबल पावर का आप देख ले जो बयानात ट्रम्प साहब के आए थे कि पहले पाकिस्तान को मैं हटा दूंगा,
दूसरा आया था कि ये दोनों मुल्कों की लड़ाई है। जब 5 घंटे में हमने उन्हें चांद सितारे सब कुछ दिखा दिए, तो उसके बाद फौरन ट्रम्प साहब आ गए कि सीज फायर कर दिया जाए। जी। ठीक है, तो ये बात आपको भी पता है और सबको पता है कि ग्लोबल पावर्स का झुकाव किस तरफ है। ठीक ठीक। जी फरूक बंगी साहब, आप क्या समझते हैं कि जो अखंड भारत का ख्वाब है वो कभी पूरा हो सकेगा, या जो ये सोच है इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे 92-93 में इनके ताल्लुकात जो बहुत अच्छे हो गए थे इसराइली के साथ, जी इंडिया के अच्छा। तो इसराइली कमांडोज भी आए थे कश्मीर में, आपको याद है। तो उस वक्त एक यहाँ पे एक रिसर्च रिपोर्ट किताब कंडक्ट टू इंडियन इसराइल कंस्पिरेसी अगेंस्ट पाकिस्तान, जी वो किताब एक छपी थी। उस ठीक। किताब में चूंकि आपको पता है मेरी कंट्रीब्यूशन भी थी, तो वो जो हमने पूरा जायजा लिया था, एक्चुअल तो है कि मेंटेलिटी कारोबारी मेंटेलिटी सिमिलर है, वो भी बनिया है और ये भी साहूकार है और आपस में इनकी मेंटेलिटी। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो गासिब है दोनों, उसने भी कब्जा किया, इसने भी किया है। तीसरा पॉइंट जब हम देखते हैं तो वो खिते के लिहाज से है, जैसे आप ये बता रहे हैं कि जी ग्रेटर इजराइल एंड अखंड भारत जी, और उसके अलावा वो जो है वो मिसेकर माइंडेड है, कत्ल-आम करने वाले हैं। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। और उसमें एक और जो वजह है वो ये है कि दोनों वायलेटर्स हैं यूएन रेजोल्यूशंस के, उड़ा में हवा में उड़ा देते हैं। अखंड भारत की जो बात है ये बाइपोलर वर्ल्ड से पहले की बात, कोल्ड वार खत्म होने के बाद एक कहानी खत्म हो गई है। इसलिए कि अब देख रहे हैं कि जब उसके बाद उनकी जो बातचीत हुई है कैंप डेविड के बाद, उसने एक्सेप्ट कर दिया इजिप्ट को, और अभी उसके अलावा फिर ओसलो में जॉर्डन आ गया, इब्राहिम अकॉर्ड जो है अभी मैं बाद में उस पर बात करूंगा, उसमें भी कई ममालिक आ गए। मतलब इसराइल अपने तक रह गया, सिर्फ वो गजा और इस तरह जुल्म सितम इनका रह गया। और इधर है कि साउथ एशिया पे और भी कोई ताकतें उठ रही हैं, ये तो नहीं है कि साउथ एशिया, ये तो अफगानिस्तान तक इसका प्लान था ना, जो भारत का था। ये तो दोनों के प्लान जो थे उड़ गए। बंगी साहब, मुझे नहीं पता कि इसराइल की क्या सूरत है, लेकिन मैं इंडिया के बारे में बता सकता हूँ कि उनका जो एक ख्वाब था ना कि अखंड भारत का, वो तो बड़ी देर का ख़त्म हो चुका है। अब तो इंडिया को अपना आप बचाना मुश्किल हो रहा है, और मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि मुस्तकबिल में आप देख लीजिएगा कि इंडिया का वजूद जो है उस तरफ मैं नहीं रह सकता। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अब इस वक्त जो हम देखते हैं इंडिया को, तो वहाँ जितनी तहरीकें उठी हुई है, 17 तहरीकें, और उस वक्त 7-8 जो है बिल्कुल सरगर्म है। तो इस वक्त जो हम देखते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया इज ऑन द रोड ऑफ बल्कनाइजेशन, टुकड़े टुकड़े होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जहां तक उनको आशीर्वाद है यूएन रेजोल्यूशन को वायलेट करने का, वो अभी भी दोनों को हासिल है। कश्मीर के मामले में या गजा में देखिए, जो कत्लेआम का है, जो किसी ने नहीं पूछा है, उससे आज तक किसी ने नहीं पूछा, इतने कत्लेआम जो खिते में हो रहे हैं वो भी हासिल है उनको। लेकिन जो इनके आपस में जॉइंट वेंचर है वो टोटल एंटी पाकिस्तान है। दूसरी का जो न्यूक्लियस है ना, वो एंटी पाकिस्तान है दोनों का, पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक, शाफिया आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत मामलात के हवाले से और इसराइल के हवाले से। अब हम ज़रा अपने दूसरे इशू की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ माहिदा किया है, 142 बिलियन डॉलर उनका। अभी उन्होंने जो है वो कतर भी जाना है और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाना है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक बंगी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार, और शाफिया जमील साहबा उस्ताद हैं और कमसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, सोशो इकनॉमिक एंड सोशो पॉलिटिक्स की माहिर हैं। जी फ़रूक बंगी साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने हस्बे रवायत जो है इस बार अपनी रवायात को बालाताक रखते हुए मिडल ईस्ट को ही क्यों चुना है? उसका एजेंडा क्या हो सकता है मिडल ईस्ट के हवाले से? देखिए जी, ये जो दौरा है ये सऊदी अरब से शुरू है, उसके बाद कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात पे मेरे ख्याल में जुमेरात को ख़त्म हो रहा है। इसका एजेंडे में जो है ना, पहली बात तो इकनॉमिक डील्स हैं। अच्छा जी, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदीया के साथ, जैसे सऊदीया में डील्स हो गई। दूसरी चीज़ जो है मिडल ईस्ट क्राइसिस है। अच्छा, मिडल ईस्ट क्राइसिस में सीज फायर गजा है, डेवलपमेंट है और रिलोकेशन ऑफ रेजिडेंट ऑफ गजा है।
और तीसरा जो उसका पॉइंट है वो यह खलीज ममालिक जो है ना, आपने देखा है कि वो यूक्रेन के जंग के हवाले से सऊदीया का वहाँ पे उसने प्लेटफार्म मुज़ाकरात के लिए फराहम किया था। तो खलीज ममालिक का जो असर रसूख बढ़ रहा है, तो इसी वजह से ये भी खलीजी ममालिक के साथ, मिडल ईस्ट के ममालिक के साथ जो बड़े बासर ममालिक है, जो सालिसी के हवाले से भी किरदार अदा करते हैं, प्लेटफार्म फराहम करते हैं, उनसे ताल्लुकात बनाना है। ठीक। लेकिन एक फाइनल चीज़ जो है वो ये है जिसके लिए सरगर्म है। पिछले दौर में इसने इब्राहिम एकार्ड किया था। इब्राहिम एकार्ड जो है, जिसको इब्राहिम एकार्ड भी कहते हैं, उस एकार्ड 2 के तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें ये मिडिल ईस्ट में मुकम्मल तौर पे शांति उसी में ढूंढ रहा है जी। कि जितने मुल्कों के ताल्लुकात इसराइल के साथ बेहतर होंगे, उस्तवार होंगे अच्छे, या वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ये वो समझता है कि यहाँ पे अमन आएगा। ये उसका टारगेट एक्चुअल यही है। अब ये जो बात करेगा, जो इसका रीलोकेशन ऑफ रेजिडेंट ऑफ गजा है कि वो दूसरे अरब ममालिक में जाएं, तो डेवलपमेंट हम करेंगे ना, उससे जो इस दौरे में शामिल है 2 ममालिक, मुत्तहिदा अरब इमारात, इन कतर, इन दोनों ने जो है ना, वो जो फरवरी में रियाज में मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने इस को मुस्तरद कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो अब इस दौरे में उसमें भी बातचीत होगी। लेकिन सऊदीया में तो टोटल ये जो बातचीत हुई है, जैसे आपने फरमाया कि वो हथियार लेंगे, वो डील तो हो गई है, लेकिन $1 ट्रिलियन जो है ना, ये इन्वेस्टमेंट भी वहां से डिमांड कर रहा है। अच्छा जी, कि अमेरिकन कंपनियों में वहां पे आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करें, उस पर भी बातचीत हो रही है। ठीक ठीक। अच्छा शाफिया, आप ये बताइएगा कि अमेरिका का मिडल ईस्ट में खसूसी तौर पर क्या इंटरेस्ट है? उन्होंने मिडल ईस्ट को ही क्यों चुना है, और बड़ी दिलचस्पी बढ़ रही है अमेरिका की मिडल ईस्ट में, क्या कहेंगे आप? जैसे तो फारूक बंगे साहब ने अभी बात की, उनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एक तो इकोनॉमिक डील्स उन्होंने कही, तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक डील्स दोनों तरफ है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और अमेरिका में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी। नंबर 2, इन्होंने जो क्राइसिस की बात की कि उसके अंदर रीलोकेशन ऑफ गजा है, वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ जो जोर है उनका जो क्राइसिस मिडल ईस्ट के अंदर, वो एक्सेप्टेंस ऑफ इलीगल सेटलमेंट्स है जी। जो उस एरिया में इलीगल सेटलमेंट्स की गई यहूदियों की या जिनकी भी व्हाटएवर, उसके ऊपर जोर देना भी है। ठीक है। और अब जो तीसरी चीज मैं इसके अंदर देख रही हूँ, वो डेफिनेटली मिडल ईस्ट का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है ना, वो सबसे बेस्ट इनके लिए तजारती एक रास्ता है, सबसे छोटा। अच्छा जी। ठीक है। तो जो कि इनके आपके जो आपका अरेबियन ओशन है और जो आपका इंडियन ओशन है, इसको मिलाता है आगे मेडिटेरेनियन सी के साथ, तो डेफिनेटली ये जो ट्रेड रूट है इनके लिए सबसे छोटा और डेफिनेटली इनको फैसिलिटेट करेगा हर तरीके से। और इर्द गिर्द की जितनी कंट्रीज हैं वो अगर आप देखे जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज में रिच है। ठीक है। तो मिडल ईस्ट के अंदर मेरा ख्याल है कि इनका जो इतना ज्यादा गौर फिक्र चल रहा है या इनका एक्सेप्टेंस रेट मिडल ईस्ट के लिए जो हाई है, वो इस वजह से भी हो सकता है। अच्छा शाफिया, एक और जो बात समझ आती है कि चूंकि पूरी दुनिया मुख्तलिफ क्राइसिस की वजह से जो है वो कंगाल हो गई है, ख़ास करके यूरोप जो है वो बुरी तरह इकनॉमिकली जो है वो मसाइल का शिकार है। तो उसके बाद फिर पैसा जो है ना, वो लगता है कि सिर्फ अरबों के पास ही रह गया है, और ख़ास करके अमेरिकन जो हैं वो उनकी नज़र जो है वो उसी वसाइल पर भी और उनके पैसों पर भी है, और वो किसी न किसी तरीके से वहाँ से सरमायाकारी भी हासिल करना चाहते हैं और उनको सौदे भी बेचना चाह रहे हैं। क्या कहेंगी? बिल्कुल यही है ना, मैंने आपको ये बताया ना कि इनकी नजर ट्रेड रूट पे है ना। जब इनका ये जो ट्रेड रूट है ये खुल जाता है, ईरान जैसा जो इनके ऊपर वो एक बैठा हुआ है थ्रेट, वो हट जाता है, तो ये सारा ट्रेड रूट पे अगर इनका कब्जा हो जाता है तो डेफिनेटली नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास आपके चले जाते हैं, जिसमें ऑयल है, गैस है, टिम्बर है, डायमंड है और कई चीजें हैं, वो सब इनके पास चले जाते हैं, ट्रेड रूट इनके लिए ओपन हो जाता है। तो डेफिनेटली इनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगी ना जी। अच्छा जी,
जी 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 फरमाएं। ये कब्जा एक आपके इकोनॉमिक ट्रेड रूट की जो चौक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कब्जा है बेसिकली। ठीक जी फारूक अपने बंगई हाथ में साहब, रखने चूंकि का। इस खित्ते में और बल्कि दुनिया के लिए जो है वो चीन एक बड़ी अहमियत का हामिल मुल्क बनता जा रहा है, और ख़ास करके इस वक्त ट्रेड के हवाले से पूरी दुनिया पर उनका असर व रसूख है। और इस वक्त जो है कोल्ड वार चल रही है अमेरिका की और चाइना की, तो उनके भी तो मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, और उनकी ट्रेड जो है वो तो पूरी दुनिया के साथ है। तो उनको कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है अमेरिका के दौरे से मिडल ईस्ट में उनका असर रसूख कम तो नहीं हो जाएगा? और तीसरा अहम मसला जो है वो ईरान है। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के दौरा मिडल ईस्ट से ईरान के मामलात पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, जहाँ तक चाइना के साथ तो ट्रेड वार है ना जी ट्रेड वार, न सिर्फ वो ट्रेड वार को हमने सिर्फ टेरिफ वार समझा कि टेरिफ है, टेरिफ जो है वो इज ए पार्ट ऑफ ट्रेड वार। जी ट्रेड वार में जो है अमेरिका चाइना को शिकस्त देने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वो ये कर रहा है कि एक तो टेरिफ लगा रहा है, लेकिन उसके न सिर्फ चाइना, दीगर ममालिक में भी लगा रहा है ताकि वो पैसे, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। दूसरी चीज़ वो जो है वो कर रहा है, उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा है कि भाई अब ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऑफर कर रहा है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टर आ जाएंगे। तीसरी चीज़ ये है कि वो अपना साजो सामान भी बेच रहा है, उसकी भी डील्स कर रहा है, जैसे अभी सऊदीया में हो रहा है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्ट करे फलानी मेरे वो उसमें सेक्टर में, और इतने आप ये चीज़ें खरीदे। ये कई मतलब है इसके कंपोनेंट्स है ट्रेड वार के। चाइना जाहिर है, चाइना की भी वहां पे है, और जाहिर है चाइना की भी चीजें जाती है, सब कुछ होता है। चाइना के साथ उसका मुकाबला है, चाइना के अलावा तो किसी के साथ उसका मुकाबला नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जहां तक आपने ईरान के साथ एक दौर उनका हुआ है बातचीत का, अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो होगा, लेकिन वो ईरान को, जिन ममालिक से ताल्लुकात को जो है ना, वो ईरान को उसने रखा हुआ है, देखता है। क्योंकि आप देखिए गल्फ के हवाले से देखिए, और फिर पर्शियन गल्फ के हवाले से खास करके जहाँ पे हुर्मुज़ स्ट्रेट है, ईरान का वहाँ बड़ा रोल है उस हवाले से अगर देख ले, तो इन चीज़ों को वो डिस्कस तो करता है। लेकिन अभी ईरान के साथ चूंकि प्रोसेस चल रहा है मुज़ाकरात का, नेक्स्ट अभी दौर होने वाला है, तो मेरे ख्याल में वो इन्होंने रखा तो है, लेकिन अभी उसके बारे में हम कुछ हतमी राय नहीं दे सकते। ठीक, लेकिन ट्रेड वार का हिस्सा है ये जो दौरा है, ये ट्रेड वार का हिस्सा है। ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मिडल ईस्ट के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब और शाफिया जमील साहबा। जी फ़ारूक बंगई साहब, सऊदी अरब के हवाले से तो काफ़ी बात होगी, अभी कतर और यूएई में भी जाना है अमेरिकी सदर ने, वहाँ किस किस्म के माहिदों की तवक्को है? देखिए जी, अभी सऊदी अरब ने एयरक्राफ्ट, रेडार एंड मिसाइल ये खरीदेंगे इससे। अब जब कतर में जाएगा, कतर में आपको पता है वहाँ पे मिलिट्री बेस है उसका अच्छा खासा, और कतर जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सालिसी के लिए। अच्छा, आपने देखा था कि वो जो तालिबान के साथ बातचीत हुई थी, तो और दीगर भी बातचीत जो होती है तो कतर को अक्सर वो इस्तेमाल करता है। तो वहाँ तो बात जो होगी, एक तो यह है कि शाम के साथ उनके ताल्लुकात है, और हो सकता है कि वहाँ से वो शाम की फिर पाबंदियों का मामला उठाया जाए कि जो पाबंदी है उसको नरम की जाए। और दूसरी बात यह है कि ये जो रिलोकेशन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ गजा है कि इनको दीगर ममालिक में शिफ्ट करें, हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो इसके हवाले से जो है वो कतर को रिजर्वेशन है, ये मामला भी ज़ेर हो रहेगा। जहाँ तक मुत्तहिदा अरब इमारात, जहाँ पे मतलब है कि विजिट कंक्लूड होगा और ख़त्म होगा, वहाँ भी एक जो बातचीत होगी, एक तो चीज़ ये है कि वहाँ पे मेरे ख्याल में 1.4 ट्रिलियन का वो आपस में कोई डील कर रही हैं। अच्छा, हाँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो है वो लीडर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2031 मेरे ख्याल में इस तरह उसने प्लान बनाया हुआ है, क्या नाम है, मुत्तहिदा अरब इमारात ने जी। तो वो के हवाले से जो हाई टेक्नोलॉजिकल मतलब है कि चीज़ें हैं, तो वो देने का कोई मतलब इस तरह सौदा हो सकता है कि हम आपको देंगे। लेकिन उस पर जो बाइडन ने पाबंदियाँ लगाई थी जी, तो शायद ट्रंप जो है उन पाबंदियों को नरम करके ना तो उसकी एक्सपोर्ट को मुमकिन बना ले। ठीक। अच्छा खान साहब, एक और, चूंकि कतर ने एक उड़ता हुआ महल तैयारा जो है वो गिफ्ट करने का कहा है, और लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि शायद इसकी गुंजाइश नहीं है।
उससे पहले जब वो ट्रंप पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तो सऊदी अरब ने उन्हें कश्तियां और पता नहीं क्या कुछ इस किस्म का जो है वो गिफ्ट किए थे, बड़े तारीख साज गिफ्ट थे वो। हाँ, वो विजिबल गिफ्ट होते हैं, वो देते रहते हैं। और ये तो महल तो पता नहीं ये जो मर्जी दे दें, ये तो बात होती है खुशखबरी का बादशाह है। जी। बादशाहों को आपको पता होता है कि बादशाहों को फिर तोहफे दी जाते हैं सही सही। और खुश करना होता है ना, अक्सर मकसद तो बादशाह को चल खुश करना। अगले हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जसवाल ने कहा कि मसला कश्मीर दो तरफा मसला है और इसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ही हल होना चाहिए। जी शाफिया, क्या कहेंगी आप कि इंडिया तो सालसी से भाग रहा है और वो किसी भी मुल्क की सालसी नहीं चाहता, वो चाहता है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान ही मामला जो है वो रहे, और हम पिछले 78 साल से तो इस पर कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। अब क्या तवक्को करती हैं कि इंडिया के इस मौक़िफ़ में कितनी की जान है और पाकिस्तान के लिए उसमें कोई गुंजाइश निकल सकती है, या इंडिया अपने मफादात के लिए जो है वो सिर्फ दो तरफा मामलात का जो है वो शोर मचाना चाहता है? देखिए, अगर मैं टू द पॉइंट बात करूं तो इसे आप ये कह सकते हैं कि इंडिया की जो नीयत है उसमें खोट है। अच्छा जी। अगर ये मामला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आता है और कुछ दूसरी पावर्स इसके अंदर आती हैं और वो साइन करती हैं, तो डेफिनेटली कल को इसको वायलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा जी। तो इंडिया बेसिकली ये चाहता नहीं है। ये वही लैंड ग्रैबिंग वाला मसला आ जाता है ना कि अल्टीमेट अथॉरिटी इंडिया जो है वो अपने हाथ में रखना चाह रहा है। ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और पावर इसके अंदर आए और इस मुआहदे को लेके आगे चले, ये जो भी पीस इनकी ट्रीटी होगी, ताकि कल को ये मामला या ये इलाका मेरे हाथ से निकल ना जाए। और इस तरह तो ये मामला इंडिया, आपको पता ही है, ठीक नहीं है और डेफिनेटली कभी भी हल नहीं करेगा। जी ठीक। वो एक टेबल पे आके अपनी बात से, अपनी ही चीजों से मुकर जाता है, मतलब हिस्टोरिकली ये बात प्रूव है। अच्छा, आपके ख्याल में कि अगर तीसरे फरीक के बगैर या आलमी ताकतों की मुदाखलत के बगैर मसला कश्मीर हल होता हुआ नजर नहीं आता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फिर हल हो। ठीक ठीक। जी फारूक बंगई साहब, आप क्या कहेंगे, अमेरिका का इतना क्या इंटरेस्ट है इंडिया और पाकिस्तान में? उन्होंने जंग बंदी के हवाले से भी किरदार अदा किया और फिर वो मसला कश्मीर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी सालसी की पेशकश की थी और अब भी पेशकश की है। क्या कोई ऐसी सालसी हो सकती है और इंडिया क्यों दो तरफा मामलात की बात करता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला है, इसमें किसी तीसरे फरीक की सालसी कबूल नहीं? देखिए जी, ट्रंप की तो बाद में बात करो, तो पहले मैं इंडिया की बात कर लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने शिमला मुआहदा हमने ख़त्म कर दिया है, उन्होंने सिंतास से वो निकल गए तो हम शिमला से निकल गए, तो दो तरफा बातचीत का जिक्र या हम पाबंद होते, वो तो हम शिमला में थे, अब तो वापस ताशकंद पे जाएगा, यूएन रेजोल्यूशन में चला जाएगा। तो तरफा की तो बात उन्होंने खुद खत्म कर दी। एक दूसरी बात यह है जो उन्होंने खसूसी स्टेटस खत्म किया था, तो उस वक्त हमसे पूछा था, खसूसी स्टेटस खत्म करके शामिल करने का मकसद तो यह है कि कश्मीर का मसला कोई मसला ही नहीं है, वो तो उन्होंने उड़ा करके रख दिया। तो अब इसको दो तरफा पे वापस लाने के लिए उनको सिंतास को जो है ना, जो उन्होंने खत्म किया वो बहाल करना पड़ेगा। सारे मायदे जितने हैं वो फिर बहाल करने पड़ेंगे। जी, ये दो तरफा हो गया ना कि ये दो तरफा है, वो दो तरफा नहीं है, उसका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, इसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। लेकिन आपने स्टेटस जो खत्म किया था उसको कदम से पूछा था। पहली बात तो ये मामला मेरे ख्याल में यूएन रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा, क्योंकि हर वार के बाद कोई ना कोई जो तस्विया होता है ना, किसी तस्विया तलब इशू होता है कोई, उसका कोई हल निकल आता है। तो चूंकि इस पे वार हुई है, एक किस्म की छोटी हुई है बड़ी हुई है, लेकिन इंडिया को तो शिकस्त हुई है ना। जी जी। तो मेरे ख्याल में इस मामले को हमने दोबारा उठाना चाहिए, इशू को। नहीं, वैसे ये इशू आज खुद जो है वो जिंदा हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जहां तक आप कहते हैं कि उसको क्या इंटरेस्ट है इसमें, देखिए ट्रंप की एक स्ट्रेटेजी है। पहले इनकी स्ट्रेटेजी थी कि आप जनाब ये करो, ममालिक के साथ ताल्लुकात बनाओ, ये करो वो करो, इस तरह जहां ज्यादा से ज्यादा आपका सुर सूख होगा पॉलिटिकल, तो कोई मुआहदे होंगे, पैक्ट होंगे, तो कुछ। अब वो कहता है इकोनॉमिक करो, जिसके साथ आपके इकोनॉमिक ताल्लुकात होंगे, ट्रेड होंगे, सरमायाकारी होगी, तो मुल्क ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके
मतलब है कि समझो कि आपका उस पर एक किस्म का कब्जा है, तिजारत पे कब्जा, उस मुल्क पे कब्जे के मुतरादिफ, जी और वो अपने तिजारत को, ताल्लुकात को, मतलब इकोनॉमिक जो पोजीशन होती है या इंटरेस्ट जो है उनको ख़त्म करने के लिए आपको कोई भी ना नहीं करेगा किसी भी मामले में। ठीक, सामान बेचता है और जनाब उसके साथ अपने डील्स करता है। वो लॉन्ग रेंज जो है ना टाइम के लिए इंगेज रखता है मुल्क को, इंगेजमेंट है जिसकी, ठीक, उसकी पॉलिसी है। तो यहाँ भी उनकी यही इंटरेस्ट है कि उसको मंडी समझता है। और मुझे एक सवाल यहाँ पे सवालिया निशान जो उठता है जी, कि जब इंडिया को आपने हिला करके रख दिया तो फिर तो काल आती है, लेकिन जब आप बताते हैं कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, ये झूठ है, इंडिया ये करने वाला है, वो करने वाला है, उस वक्त कोई काल नहीं आती। सही, ये अगर हमें पता न होती तो कभी भी काल ना आती। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा खान साहब, इसमें एक और अहम मामला जो आज उन्होंने इस पर भी बात की है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि सिंध ताश माहिदा उस वक्त तक मअतबर रहेगा जब तक पाकिस्तान काबिल एतबार तौर पर सरहद पार दहशत गर्दी की हमायत तर्क नहीं कर देता। देखिए, सिंध ताश का जो माहिदा है ना जी, वो एक अलग फोरम का माहिदा है। अच्छा, हाँ, वो माहिदा हो चुका है, उसके साथ कोई दहशतगर्दी को रिलेट करना कोई इस किस्म की चीज़ नहीं थी। दहशतगर्दी एक ने खुद एक फाल्स ऑपरेशन करके और उसके बाद उन्होंने ख़त्म किया है। ठीक, ये तो थर्ड पार्टी ने इसका का फैसला करना है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म की बात है, हम जाएंगे, वो फैसला होगा। अब यह है कि अब अगर वो मुज़ाकरात हमारे साथ करना चाहता है तो 3 पॉइंट जो है एजेंडे पे होनी चाहिए। नंबर 1 कश्मीर, जो इस खित्ते में जो है फ्लैश पॉइंट है इस वक्त। ठीक है। नंबर 2 दहशतगर्दी, आए दिन वो दहशतगर्दी खुद करता है, हमारे ऊपर डालता है, हम तो खुद दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि आबी जारहियत, ठीक, ये आबी जारहियत यह है कि एक मायदा मौजूद है, जी, उसको आप किस तरह खत्म कर सकते हैं। ठीक, जब आप उसको खत्म करेंगे तो हम शिमला को उधर लेके जाए, फिर कश्मीर की बात ही नहीं हो ठीक सकती। है जी। शाफिया, टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, आखिरी 2 मिनट हैं, ये बताइएगा कि चूंकि पाकिस्तान कह रहा है जी कि ये अगर सिंध ताश माहिदा खत्म होता है और भारत पानी रोकता है तो ये एक जंगी अमल होगा, और जाहिर है फिर जब इस किस्म का मामला होगा तो इस पर दोबारा जंग भी हो सकती है। तो क्या आप समझती हैं कि पानी के माहिदे पर दोबारा जंग छिड़ सकती है? बिल्कुल छिड़ सकती है, क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी ना जो खत्म कर रहा है। उससे अगेन जैसे फारूक बंगवी साहब ने कहा, इसका उससे क्या ताल्लुक है? इंडिया खुद टेररिस्ट स्टेट है, अगर देखा जाए आज तक एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर सका, और दूसरी बात ये कि जितने भी उसने आज तक इल्जामात लगाए उनको साबित नहीं कर सका। ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ से जो भी हुआ हमने साबित किया, उसके एविडेंस दिए, प्रूफ दिए, इसके बावजूद अगर वो ये ट्रीटी तोड़ता है तो डेफिनेटली जंग तो फिर लाजमी है। ठीक, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का शाफिया जमील साहबा। फारूक बंगवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।